7 महीने जेल में बिताकर जमानत पर रिहा हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। टेंडर घोटाला में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद आशु को ईडी की रिमांड में भेज दिया था। वहीं आशु की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब कांग्रेस भी 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री पर ईडी का एक्शन। 2000 करोड़ के घोटाले मामले में हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार। क्या उपचुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु से 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में लिया तो पंजाब की सियासत गरमा गई। गुरुवार को मेडिकल चेकअप कराने के बाद आज ईडी ने आशु को कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने भारत भूषण आशु को 5 दिन में रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में 7 दिनों की रिमांड देने की अपील की गई थी। अब 7 अगस्त को आशु को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। किन्ने दिन ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ? 7 ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? 5 दिन का रिमांड मिला। कांग्रेस सरकार के समय फूड सप्लाई मंत्री रहते आशु पर 2000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले के आरोप हैं और इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान भारत भूषण आशु से बड़ी हुई संपत्ति और विदेशों में लेन देन के बारे में पूछताछ की गई, जिसका सही जवाब नहीं मिलने पर ईडी अधिकारियों की तरफ से ये एक्शन लिया गया। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2000 ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। रिमांड मिलने के बाद आशु की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि आने वाले दिनों में आशु के कुछ करीबियों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं आशु की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, तो कुछ आशु पर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। इन्हीं में से एक हैं कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर रंधावा। भारत भूषण, देखिए आपने कह दिया, मैं आपसे ही कहवाना चाहता था। मैंने इसलिए कहना था कि चलते वक्त कहना था कि ये जो चल रहा है तो ये कितनी देर चलेगा, कितनी देर तशद्दुद करेंगे। अंग्रेज़ों से नहीं हम डरे और किसी से ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डराएंगे। अपने देश के लिए काम करेंगे। मैं अब देखो, मैं पहली बार MP बना हूँ और 4 बार पंजाब का MLA रहकर आया हूँ और मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर पर है और सेकंड डिफेंस लाइन पर है। मेरे को दुख हुआ कि आज तक इन्होंने कभी बॉर्डर की बात नहीं की। पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, क्या पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो तो बात करनी चाहिए। लुधियाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत बिट्टू के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से भारत भूषण आशु को लेकर कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में है। इसके अलावा बिट्टू से दोस्ती के चलते ही लोकसभा चुनाव में लुधियाना से आशु की जगह अमरिंदर राजा वडिंग को चुनावी मैदान पर उतारा गया था। देखिए, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे से दूर कभी रह नहीं सकती है और अफसोस की बात ये कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे ये आशु, इन्होंने ना ही कार्ड भी काटे और फिर राशन को बाजार में बेचने का बहुत बड़ा इनके ऊपर घोटाले का इल्जाम हुआ, जो ये अगली सरकार ने उसको देखा और उस करके अब ईडी की रेड हुई है। तो ये आना चाहिए कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार थे, कौन कौन इसमें लिप्त थे। आशु अकेले कर रहे थे क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस टाइम के थे, उनका नाम भी कांग्रेस का उनका भी आता है, जो अब दूसरी पार्टी में है। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरफ जहां पंजाब में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ईडी को लेकर किए गए एक ट्वीट ने चक्रव्यूह वाली सियासत को सुलगा दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं, 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ छापेमारी की योजना की जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। विपक्ष के लिए ईडी का नाम तो कड़वी दवाई है, जिसका जिक्र आते ही विपक्ष तिल मिला जाता है। अब देखना ये होगा कि आशु की गिरफ्तारी पर पंजाब कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत भूषण आशु 2017 से 2022 तक पंजाब की कांग्रेस सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं और इस दौरान कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। साल 2022 में आरोप लगने के बाद विजिलेंस की तरफ से इस मामले में जांच शुरू की गई। विजिलेंस के द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने के बाद ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में भारत भूषण आशु और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले और करीब 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई के नाम पर कई फर्जी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अनाज मंडियों में नकली नंबर प्लेट्स लगाकर माल की ढुलाई की गई थी। आरोपियों ने जो नंबर प्लेट दिखाए थे वो स्कूटर, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के थे, जिससे माल की ढुलाई नहीं की जा सकती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल विवाद में अब पार्टी ने अपने ही सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींसा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींसा ने बागी गुट के 8 नेताओं को पार्टी से निकालने वाले फैसले को रद्द कर दिया था और नए प्रधान के चुनाव के लिए इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया था। अकाली दल से निष्कासित किए जाने के बाद सुखदेव सिंह ढींसा ने आज तक संवाददाता अर्शदीप से बात करके अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ढींसा के मुताबिक कोई भी उन्हें पार्टी से नहीं निकाल सकता है और आज भी वो नए प्रधान के चुनाव के लिए इजलास बुलाने का फैसले पर कायम है। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੰਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
अब बात कर लेते पहाड़ों पर आसमानी आफत की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर लोगों की जान ले रहा है। हिमाचल में कुल्लू, मंडी, रामपुर और शिमला में मूसलाधार बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचा दी है। अब तक अलग अलग इलाकों में हुए भूस्खलन में 9 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेहद खूबसूरत हिमाचल पर एक बार फिर कुदरत का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल के रामपुर के समेज गांव में भीषण लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। भूस्खलन की चपेट में आए इस स्कूल को देखिए। यहां 8 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। 8 छात्रों में 7 छात्राएं और 1 छात्र है। इनमें से 2 छात्र जमा 2 के थे, 4 मैट्रिक के और 1 6th स्टैंडर्ड और 1 9th स्टैंडर्ड का था। तो ये छात्र भी लापता लोगों में शामिल है। ये खिलाड़ी थे और इसमें से कई छात्र राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। हिमाचल में कई जगह कुदरत ने तबाही मचाई है। शिमला, मंडी और कुल्लू तीनों जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। देखिए रेस्क्यू टीम कैसे सैलाब और मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बादल फटने के बाद लगभग 12 घंटे तक समेज गांव में मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश यहां पर शुरू हो गई है और बारिश का सीधा सा असर यहां पर चलाए जा रहे राहत कार्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए बाईं ओर से आप देखिए, इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, मिलिट्री और कई तरह की जो राहत टीमें हैं, इस वक्त 1000 के करीब जो पर्सनल है यहाँ पर डिप्लॉयड है। ये रामपुर का समेज गांव है, जहां बुधवार और वीरवार की रात को बादल फटा। बादल फटने के बाद पानी का इतना ज्यादा सैलाब आया कि एक छोटी सी नदी ने दरिया का रूप ले लिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समेज गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने हिमाचल में बार बार बादल फटने की घटनाओं के अध्ययन की मांग भी की। 1 तारीख की सुबह 4:40 के करीब एक ही रेंज है ये, जिसमें 5 क्लाउड बस्ट हुए। सबसे भयंकर क्लाउड बस्ट ये जो नाला है इसमें हुआ। ऐसा क्लाउड बस्ट हमने पहले कभी नहीं देखा। और मेरा ये प्रयास रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार भी कि हमें इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए कि ये क्लाउड बस्ट इतने ज़्यादा क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़े हैं। हम इस दिशा में केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे। कुल्लू में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए कैसे खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही है। बादल फटने से आई तबाही में ना जाने कितने घर खंडहर में तब्दील हो गए। कुल्लू के भुंदर इलाके में बने पुल को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, क्लाउड बस्ट हुआ है मंडी में, शिमला में और इलाकों में। हम इस वक्त भूंतर में हैं और आप देख सकते हैं कि ब्यास किस तरह उफान पर है और यहाँ पे भी ब्यास ने काफ़ी नुकसान किया है। जब क्लाउड बस्ट हुआ, यहाँ पे पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं और वो मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूँगा कि दिखाएं किस तरह एक जो नई मार्केट जो बन रही थी वो इसमें डैमेज हुई बुरी तरह। और एकदम ब्यास के किनारे पे ये मार्केट बन रही थी और जब बादल फटा, ब्यास में पानी बढ़ गया और इतना ज़्यादा पानी आया कि साथ लगती बिल्डिंगों को भी नुकसान इसने किया है। कुल्लू में आई तबाही को ड्रोन की तस्वीरों के जरिए देखिए। पार्वती नदी के पास साग सब्जी गांव में लैंडस्लाइड से बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं।
कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद मलाना रोड का हाल देखिए, हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। गुरुवार को कुल्लू में हुए भूस्खलन की वजह से मार्केटिंग बोर्ड की बिल्डिंग भी सैलाब की चपेट में आ गई। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई कार मलबे में दबी नजर आई। जो देखने से जो नुकसान हुआ है उसका हालात देखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर जो है दृश्य था और लोग बहुत सारे 33 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं यहाँ पर। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की वजह से राजबन इलाके में पूरी सड़क बह गई। इस समय राजबन पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता ही बचा है। राजबन में बादल फटने से 8 लोग लापता हैं, जिसमें 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश और नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आसमानी आफत का खतरा फिलहाल टला नहीं है। कुल्लू से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, रामपुर आज तक। वहीं उत्तराखंड में भी सैलाब का सितम जानलेवा होता जा रहा है। केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने के बाद से लोगों का रेस्क्यू जारी है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर रहा है। वहीं भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम एक एक करके श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। केदार घाटी में बादल फटने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। लैंडस्लाइड से रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद है। रास्ते में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर रहे हैं। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से केदारनाथ जाने के लिए तैयार है। जो कमांडर हैं, कैप्टन हैं, वो भी हेलीकॉप्टर ही मौजूद हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हेलीकॉप्टर सुबह से ही यहाँ मौजूद है। चिनूक के अलावा जो वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भी गोचर में मौजूद है। सुबह के समय मौसम साफ होने पर MI-17 ने केदारनाथ के लिए एक उड़ान भरी थी और 15 यात्रियों का रेस्क्यू करके MI-17 यहाँ लाया था। देखिए, रेस्क्यू टीम एक एक करके श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। बादल फटने के बाद सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे, अब इन्हें धीरे धीरे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। देर रात तक पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग बाजार तक पहुंचाया गया। वहीं सोनप्रयाग में सुबह सुबह फिर उसी स्थान पर भारी भूस्खलन हुआ, जहां पर हाईवे पूरी तरह बह गया। लाइव लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। देखिए, पहाड़ कैसे लगातार मलबा उगल रहा है। वहां मौजूद लोग लैंडस्लाइड को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। सोनप्रयाग में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस समय हम सोनप्रयाग में ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 5000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी श्रद्धालुओं को बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था
और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। केदारनाथ के रास्ते में रेस्क्यू की ये तस्वीरें लिंचोली इलाके की हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को एक शख्स की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। थारू कैंप के पास एक शख्स बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। करीब 9 घंटे की कोशिश के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने इस शख्स को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की। प्रवीण सेमवाल के साथ अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग, आज तक। फिरोजपुर के गुरुद्वारा जामनी साहिब में सिलेंडर फटने से 5 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को सिविल अस्पताल में फिरोजपुर में भर्ती करवाया गया है और इस मामले का पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन को 6 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बच्चों को उचित इलाज मुहैया करवाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल हुए बच्चे गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मची क्योंकि आग लग चुकी थी और बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बच्चों को तुरंत ही उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।